हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन। अब आप लोग 12th क्लास में हो गए हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो बायोलॉजी की बुक है, जिस तरीके से 11th क्लास में उसमें 5 यूनिट्स थे, सिमिलरली 12th क्लास में भी 5 यूनिट्स ही हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनिट 6 लिखा हुआ है। तो वो इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारी जो 11th और 12th क्लास है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग के जो 5 यूनिट्स हैं उनके बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं और अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 6। लेकिन अगर आप 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखो तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सो यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, जिसके अंडर आप 4 लेसन्स पढ़ोगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग है तो हो सकता है आपको इतनी जल्दी से आप कुछ रिव्यू ना दे पाओ, लेकिन जब हम पूरा 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये यूनिट सबसे ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग लगेगी एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। इसका रीजन सिंपल सा यही है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जिस तरीके से रिप्रोडक्शन, जिस तरीके से डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी जरूरी हैं। अगर ये सब चीजें होती हैं तभी हमारी जो बॉडी मशीनरी है वो अच्छे से काम कर सकती है। सिमिलरली रिप्रोडक्शन भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके आपको पता ही होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। और आपने ये भी पढ़ा होगा दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज द एसेक्सुअल एंड अनदर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड 10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 2 ऑर्गेनिजम्स एंड बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, सो दैट्स वाई देयर आर द चांसेस ऑफ मोर वेरिएशंस। ज्यादा वेरिएशन होने की वजह से इवोल्यूशन या आप कह सकते हो कि नई स्पीशीज बनने में भी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो एसेक्सुअल से बेटर होती है। मींस वो अपने आप को एनवायरनमेंट में ज्यादा बेटर तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये सब तो थी जनरल बातें, बट अगेन ये लेसन भी आपका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने इसमें और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, तो आपको मैं सिर्फ यही सलाह दूंगी दैट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। आपको जस्ट अपनी जो एनसीईआरटी की बुकलेट है उसकी हर एक लाइन को ढंग से पढ़ना है। इवन इन लाइंस के अंदर आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी। और फिर भी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई टॉपिक है जो एनसीईआरटी में प्रॉपरली कवर नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको एक लेक्चर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। हम एक लेक्चर में सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस ही करेंगे। तो आप उन 2-3 पेजेस को ही रीड करके साइड बाय साइड अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाने शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नोट्स को अपने खुद की हैंडराइटिंग में और खुद समझ के लिखोगे तो वो चीज आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रिमेम्बर रहेगी। तो आज भी मैं वही जहां जहां भी मतलब फोकस है, जहां जहां भी हमें डेफिनेशंस लगता है कि आ सकती है, वहां से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली जो बेटा इसमें डेफिनेशन आती है वो है लाइफ स्पैन। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है बच्चों इसमें लाइफ स्पैन की। सो लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। कि एक इंसान है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके पैदा होने से लेकर उसकी डेथ के बीच का जो समय होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। और लाइफ स्पैन आपको पता है अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसानों की बात करें तो ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन है वो आज की सिनेरियो के हिसाब से 60 to 70 ईयर्स या 75 ईयर्स तक होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकते हैं। तो जैसा कि आप अपने नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो, आपको ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम दिए गए हैं, जैसे एलिफेंट है, रोज है, डॉग है, बटरफ्लाई है, और ब्रैकेट में कुछ में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ में ब्लैंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये इंटरनेट की हेल्प से फिल आउट करना है कि किसका लाइफ स्पैन कितने साल का है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बटरफ्लाई का दिया हुआ है दैट दे कैन सर्वाइव फॉर 1 to 2 वीक्स। जो क्रो है दैट कैन सर्वाइव फॉर 15 ईयर्स। पैरट का लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स। उसके बाद क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स है। टोटवाइज का 100 to 150 ईयर्स है। तो बाकी के जो एनिमल्स हैं उनका लाइफ स्पैन आप इंटरनेट की हेल्प से फिल कर सकते हो। तो इट मीन्स यहाँ से हमें
ये पता लगता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि किसी का लाइफ स्पैन उसके साइज पर डिपेंड करे, क्योंकि आपने ये भी देखा कि कई ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है लेकिन उनका लाइफ स्पैन कम है, ये किसी का साइज छोटा और लाइफ स्पैन ज्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें मैंगो ट्री, तो मैंगो भी एक पेड़ है और पीपल भी एक पेड़ है, लेकिन पीपल के कंपैरेटिवली मैंगो का लाइफ स्पैन कम होता है। तो मेन बात जो यहाँ पे याद रखने की है वो ये है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ होना निश्चित है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अमर नहीं है। सिर्फ जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम अमर यानी कि इमोर्टल मानते हैं। उन्हें हम इमोर्टल क्यों मानते हैं? क्योंकि जितने भी बच्चों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि जब कोई ऑर्गेनिज्म का एक सेल टूटकर 2 सेल बनाता है, फिर उन्हीं 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं, मतलब कि एक ही सेल है, उसी सेल के बार बार टुकड़े होते रहते हैं और वो नए नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता रहता है। तो इसलिए एसेक्सुअल में हम ये चीज मान सकते हैं कि क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म आगे और ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर रहा है, तो मतलब हम ये मानते हैं कि वो कभी मरता नहीं है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन है जिसके बाद वो मर जाता है। तो इस पेज में से बच्चों आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं करनी, आपको सिर्फ ये डेफिनेशन करनी है जो मैं अगेन बता रही हूँ। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द लाइफ स्पैन, और आपको इसमें कुछ नहीं करना। और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, आपको इन ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन इंटरनेट की हेल्प से नोट करके इस बुक के अंदर लिखनी है। अब हम बात करते हैं थर्ड पेज पे आते हैं इस लेसन के। तो यहाँ पर भी जो सबसे पहली आपको पैराग्राफ में दी गई है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में भी कुछ नया नहीं है, आप ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो। Reproduction is a biological process in which an organism give rise to young ones or offspring similar to itself। कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपने ही जैसे यंग वंस यानी कि बच्चों को पैदा करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग है फिर वो भी जब बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो वो भी नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब एक तरह से ये जो साइकिल है ये प्रोलॉन्ग चलती रहती है, जिसमें पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर डेथ होती है। तो यहाँ पर भी अगर आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करनी है तो सिर्फ आपको ये फर्स्ट 3 लाइंस करनी है। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सिग्निफिकेंस क्या है? इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कोई भी प्रजाति है वो लुप्त हो जाएगी। तो किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस पैराग्राफ में से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। अब आपने देखा होगा कि हम अगर अपने आसपास भी झांकें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बना सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो 1 या 2 ही बच्चे प्रोड्यूस कर पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल संख्या में प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव पावर जो है वो काफी चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो उसका हैबिटेट, मतलब वो जिस जगह रह रहा है वहाँ कैसी कंडीशंस हैं, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, बहुत सारी मतलब फैक्टर्स है जिन पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप, जो आपको ऑलरेडी पता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो जब एक सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग बनता है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन जनरली नहीं होती, विद और विदाउट का मतलब है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब 2 पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स के, मतलब एक मेल और एक फीमेल, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं और उनके मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, तो उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक तो यही है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद बच्चों आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी अगेन आपने 10th क्लास में किया हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी मैं उसमें ज्यादा डिटेल में ना जाके थोड़ा सा बस आपको आइडिया दूंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक चीज तो पता लग गई कि जब एक सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग बनाता है, मतलब इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म ने और ऑर्गेनिज्म बनाए, तो वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, मतलब उनकी एग्जैक्ट कॉपी होती है, उनसे जेनेटिकली भी बिल्कुल वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्लोन शब्द भी दे सकते हैं, क्योंकि क्लोन का मतलब होता है अपने ही जैसी कॉपीज बनाना।
तो इसका मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उन्हें हम क्लोन कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल वहां पे बनेंगे वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली भी और जीन लेवल पे भी देखा जाए तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, इसलिए हम उनको क्लोन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको यीस्ट में और अमीबा में सेल डिवीजन दिखाई गई है। ये दोनों ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बट दोनों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो डिफरेंट है। अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज बडिंग, जिसको आप हिंदी में मुकुलन भी पढ़ते आए हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल की बॉडी पर कहीं से भी एक बड मतलब एक कली निकलती आएगी, फिर वो कली और बड जो है अपने आप को ग्रो करती जाएगी और आफ्टर अटेनिंग ए पर्टिकुलर साइज इट डिटैचेज इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट एंड ग्रोज इंडिविजुअली। कि मतलब साइज अटेन करने के बाद वो अपने आप को अपने पेरेंट से अलग कर लेगी और एक अलग इंडिविजुअल के रूप में ग्रो कर सकती है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में बाइंडरी फ्यूजन होता है, द्विखंडन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अमीबा की आपको पता होगा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर रिप्रोडक्शन वो अपनी शेप को थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, थोड़ा सा वो प्रोलॉन्ग मतलब लंबा हो जाएगा, फिर उसके बाद सेंटर में थोड़ा सा प्रोट्रूजन बनना शुरू होगा और फिर वो अपने आप को दो इंडिविजुअल में डिवाइड कर लेगा। क्योंकि एक से दो बने तो इसलिए इसको बाइंडरी फ्यूजन भी बोलते हैं। अब अगेन वही चीज आ गई कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आप अलग अलग मेथड्स देख सकते हो। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात यही है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है या उन प्लांट्स और एनिमल्स में होता है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल है, मतलब प्रोटिस्टा, मोनेरा, इनमें ये जनरली देखने को मिलता है। अगर हम ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के हायर क्लासिफिकेशन में जाएं तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा मिलती है। तो इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन के द्वारा मतलब अपने सेल्स को डिवाइड करके ही ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बता रखा है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है जिनसे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले वाले पिक्चर में आपको क्लेमाइडोमोनास दिया हुआ है जो कि एक प्रकार की एल्गी है, इसमें जूस्पोर्स बनते हैं जिसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। द सेकंड पिक्चर इज ऑफ पेनिसिलियम जो कि एक फंगस है, इसमें कोनिडिया बनते हैं जिनके द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। थर्ड पिक्चर इज ऑफ द हाइड्रा, हाइड्रा में भी बडिंग होती है जैसे कि यीस्ट में हुआ था। और लास्ट पिक्चर है जो वो स्पॉन्ज की है जो कि पॉरीफेरा है, इसमें इस तरह से छोटे छोटे दाने बनते हैं जिन्हें जेम्यूल्स बोलते हैं, उनके द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में जो डिटेल है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फॉर द टाइम आज के लिए आपका काम यही है कि जितना हमने पढ़ा है आप उसको 1 to 1 लाइन रीड करें और जो जो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हैं वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करें और अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम।